और बहुत सी बार है ना बच्चे ऐसा पूछते हैं, सर स्पंज आयरन है तो क्या ऐसा बिल्कुल ऐसे दबा देंगे तो बिल्कुल दब जाएगा, बहुत स्पंजी है सर, क्या सर इस आयरन से हम स्पंज लेते हैं तो गाड़ी वाड़ी भी साफ हो जाती है सर, ऐसा होता सर स्पंज है क्या ये? नेगेटिव कंपटीशन कभी नहीं होना चाहिए, चाहे क्लास में हो चाहे किसी भी जगह हम काम कर रहे हो, कहीं पर भी पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव कंपटीशन, ये थाईलैंड फिलीपींस में। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग हमारे इस सत्र के कोर्स को बिल्कुल अंतिम मोड़ पर ले जाकर खड़े कर चुके हैं। अंतिम चैप्टरों में सब एक चैप्टर चल रहा है, इसके बाद एक मुद्रण संस्कृति वाला चैप्टर बाकी रहेगा और भूगोल का तो ये आखिरी चैप्टर है, फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग अध्याय 6, उसका लेक्चर 1 कर चुके हैं, आज लेक्चर 2 कर रहे हैं। तो जानिए, आइए जानते हैं लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ना है। पटसन उद्योग पढ़ेंगे। पटसन उद्योग नाम से आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, पर सच में इसको क्या बोलते हैं वो देखेंगे। आइए, चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग, इनके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पटसन उद्योग से। देखिए पटसन उद्योग क्या है? ये पटसन उद्योग को इंग्लिश में बोलते हैं जूट इंडस्ट्री। ओके, तो पटसन उद्योग। अब पटसन उद्योग कहां पे आपको जूट देखने को मिलेगा, कैसे इस इंडस्ट्री का विकास हुआ है, और हमने लास्ट लेक्चर में ये बातें भी देखी कि उद्योग के विकास के लिए हमें किन किन परिस्थितियों की जरूरत है, कि अच्छा श्रम मिलना चाहिए, कुशल श्रम हमें मिलना चाहिए, पूंजी उसमें लगानी पड़ती है, भूमि हमारे पास होनी चाहिए, उत्पादन के कारकों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी। पर आज जानते हैं इस पटसन उद्योग के बारे में, और हम लोग कृषि आधारित उद्योग पढ़ रहे हैं। अभी बहुत ध्यान से सुनेगा, कृषि आधारित उद्योग पढ़ रहे हैं। सूती वस्त्र वाला उद्योगों के बारे में पहले लेक्चर में बता चुका हूं, अब पटसन उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर चीनी, इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे खनिज आधारित उद्योगों पे आ जाएंगे। सबसे पहले भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। बहुत ध्यान से बात को सुनेगा। भारत पटसन, ये पटसन कौन सा? जो कच्चा पटसन है, जो रो जूट हम कह सकते हैं, जो रो जूट है, कच्चा माल है। आप अब तक तो ये बात क्लेरिफाई कर चुके होंगे कि कच्चे माल में और अंतिम वस्तु में क्या अंतर है। कच्चा माल वो है जो अंतिम वस्तु बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका वापस से इस्तेमाल हो रहा है, और अंतिम वस्तु वो है जिसका सिर्फ डायरेक्ट हम लोग क्या है उपभोग कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, वो वापस कोई प्रोसेसिंग होकर के कोई नई चीज नहीं बन रहा है, कोई नई चीज नहीं बन रहा है। और अर्थशास्त्र में मैंने आपको यह भी बात बताई है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो किसी के लिए अगर अंतिम है तो किसी के लिए मध्यवर्ती वस्तु है, या कच्चे माल के रूप में हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भैया अगर हमने दूध खरीदा और हम उस दूध को डायरेक्ट पी रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? अंतिम वस्तु है। पर वही दूध जब एक चाय की दुकान वाला लेकर के जाता है और उससे चाय बनाता है तो वो दूध उसके लिए कच्चा माल है, अंतिम वस्तु क्या होगी? चाय होगी। तो इस प्रकार से भारत क्या है? कच्चा जो जूट है, जो कच्चा पटसन है, उसका भी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और पटसन निर्मित सामान और जो फाइनल गुड्स हैं, जो अंतिम वस्तुएं हैं, जो किससे बनती है? अंतिम वस्तुएं जो किससे बनती है? पटसन से बनते हैं, जूट से बनती है। उनमें भी भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला है। फिर बात बोली गई कि बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक देश है, और एक्सपोर्ट अगर हम लोग करते हैं तो बांग्लादेश के बाद करते हैं। बांग्लादेश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये आपको इमेज दिख रही है, ये क्या है? ये पटसन है। पटसन, अब आप सोचोगे सर क्या होता है जूट, क्या होता है जूट, क्या होता है? और आपको ये भी पता होगा पटसन को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अब यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आपने बोरिया तो देखी होंगी, ओके, जिसमें गेहूं भी आता है, या अगर एक साथ आप गेहूं करवाते हो तो वो बोरिया भी आप लोगों को देखी। वो बोरिया किसकी बनी होती है? जूट की बनी होती है। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि 1855 में, कब? 1855 में, 1855 में पहली पटसन उद्योग खोल दिया गया था। पहला पटसन उद्योग खोल दिया गया था। कहां पर खोला गया? कलकत्ता के पास जगह है एक रिसारा। कहां पे? रिसारा में पहला पटसन उद्योग खोल दिया गया। कलकत्ता के पास खोला गया है, रिसारा में खोला गया। कब खोला गया? 1855 में। यह 1855 में तो भैया पूरा भारत एक ही था, परंतु 1947 में क्या हुआ? 1947 में हो गया भारत का दुखदायी विभाजन। और उस विभाजन में जुल्मी पाकिस्तान को दो सीमाएं मिली, एक पश्चिम में, एक पूर्व में। और जो आज पूर्व वाली है वो किसकी है? वो बांग्लादेश की है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा मानचित्र की तरफ, कि जैसे मान लीजिए ये वाला जो इलाका है ये हमारा बंगाल वाला इलाका है, ठीक है।
इसी बंगाल के इलाके में से तो बांग्लादेश बना है, तभी तो हम उसे क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल कहते हैं, कि पश्चिम वाला हिस्सा हमने ले लिया और पूर्व वाला बांग्लादेश के पास चला गया। तो अब क्या है कि हमारे पास जूट का उत्पादन तो हम आज भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं, पर जहां पर जूट बहुत अच्छी ग्रो होती है, बहुत अच्छा मेटेरियल मिल सकता है, कच्चा माल अच्छा आ सकता है, वो सारा का सारा किसके पास चला गया, पूर्वी पाकिस्तान के पास, और मतलब आज के बांग्लादेश के पास। यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो निर्यातक है, एक्सपोर्टर है, वो बांग्लादेश है। 1855 में सबसे पहली फैक्ट्री लगी, परंतु उसके बाद क्या हुआ, जब विभाजन हुआ तो सब कुछ क्या है, धीरे धीरे अच्छी जो जमीनें हैं वो उधर चली गई। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80% उद्योग थे। ठीक है, 2010-11 में कितने परसेंट उद्योग थे, 80% उद्योग थे, 80 जूट इंडस्ट्रीज थी। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर, बहुत ध्यान से, अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट, यह बात इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लो, फिट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही ट्रिक करना चाहिए। हुगली नदी पर तो सवाल ये आता है, दिमाग में ये सवाल जरूर उठता होगा कि सर हुगली नदी पर ही क्यों, ऐसी क्या विशेषता है हुगली नदी पर कि हुगली नदी पर ही परसेंट उद्योग लग रहे हैं। 80% उद्योग भारत में है, उसमें से अधिकांश कहां पर है, पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर है। तो जो हुगली नदी के तट पर है, और कहां पर, हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकड़ी मेखला में स्थित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 98 किलोमीटर लंबी, देखो ऐसे तो 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर से चौड़ी, ये क्या है, संकड़ी मेखला मतलब नेरो बेल्ट है, एक ऐसा एरिया सा है, उसी में ये सारे उद्योग लगे हुए हैं। आधे से ज्यादा उद्योग कहां पे, हुगली नदी के तट पे। भैया जैसे ये मान लो ये हुगली नदी बह रही हो, तो इसके जो तट पर है वहां पर होंगे, तो उसमें एक सकड़ी सी आपको एक ऐसे 98 किलोमीटर लंबी तो एक बेल्ट देखने को मिलेगी और 3 किलोमीटर चौड़ी होगी, उसी में ये उद्योग लगे हुए हैं। अब सवाल आता है कि हुगली नदी पे क्यों, तो आइए जानते हैं कि हुगली नदी पे क्या विशेषता है। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है, क्या क्या कारण है वो जानेंगे। पहले ये हुगली नदी है, तो हुगली नदी को आप देख लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। मैं हमेशा एक चीज कहता हुआ आया हूं कि अगर हम लोग उद्योगों में सफलता चाहते हैं, अगर हम उद्योगों में बहुत बेहतरीन विकास भारत चाहता है, तो सबसे अच्छी चीज यही है कि जहां पे रॉ मेटेरियल हो, जहां पे कच्चा माल हो, जहां पे कच्चे माल का उत्पादन हो रहा है ना, उसी के पास में आप क्या लगा दो, उद्योग लगा दो। जहां पे कच्चा माल का उत्पादन हो रहा है वहां पे क्या लगा दो, उसी के पास में उद्योग लगा दो। एक तो क्या होगा, जो परिवहन का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो बचेगा। दूसरी बात, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो खराब हो जाती हैं। जब हम बात कर रहे हैं कृषि आधारित पे, तो कृषि आधारित में बहुत सी ऐसी चीजें खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, भैया टमाटो सॉस खाते होंगे आप लोग, तो वो किससे बनता है, टमाटर से बनता है। अब जो टमाटर से जब वो बन रहा है, अब मान लो कि टमाटर का उत्पादन पंजाब में हो रहा है और फैक्ट्री हमने कहां लगा दी, हमने फैक्ट्री लगा दी कलकत्ता में, तो भैया बताओ कैसे पॉसिबल होगा, टमाटर खराब हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, तो फिर वो बेकार। अच्छा है ना भैया, अगर पंजाब में टमाटर ज्यादा उग रहे हैं, उसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो पंजाब के आसपास के इलाकों में या पंजाब में ही क्या लगा दो, फैक्ट्री लगा दो। तो एक तो परिवहन का खर्चा भी बचेगा और वो सामान जो खराब हो रहा है वो होने से भी बच जाएगा। तो हमेशा ये बात बहुत बेहतरीन होगी कि जो कच्चा माल जहां पर उत्पादन हो रहा है उसी के पास में हम लोग क्या लगा दे, उद्योग लगा दे। तो अब हुगली नदी पर क्या है, हुगली नदी में पटसन उत्पादक क्षेत्र है, बहुत ज्यादा पटसन उत्पादन हो रहा है। तो वहां पटसन उत्पादन हो रहा है, उत्पादन होगा क्योंकि हमने बात करी ना कलकत्ता वाले एरिया में हो रहा है, और कलकत्ता के रिसारा में ही सबसे पहली जूट इंडस्ट्री भी लगाई गई। वो तो हमारा दुर्भाग्य है कि क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ और वो जो अच्छा वाला इलाका है वो किसके पास चला गया, बांग्लादेश के पास चला गया। वो किसका चला गया, बांग्लादेश के पास चला गया। तो पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, निकट होने के कारण भी एक बेहतरीन जगह है। सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक शब्द को याद रखना है, वो है सस्ता परिवहन। सस्ता परिवहन क्या है, चीप ट्रांसपोर्ट। क्या है, चीप ट्रांसपोर्ट, सस्ता ट्रांसपोर्ट है। जल परिवहन का भी है, सड़क का भी है, रेल का भी है, बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन है। अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देश के अंदर अगर सामान को भेजना है तो भी दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना। कच्चे माल को मिलों मतलब जहां पे वो और फाइन होंगे, और रिफाइन करे जाएंगे, और प्रोसेसिंग करा जाएगा, और उन्हें अंतिम वस्तु में बनाया जाएगा, आप उद्योग भी कह सकते हैं, उन तक पहुंचाने में भी सहायक हो जाएगा। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल। देखो अब संसाधित का मतलब होता है प्रोसेसिंग करना। हम पहले से जो संसाधन एवं विकास वाला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा, संसाधन एवं विकास वाला, उसमें देखो संसाधन मैंने हमेशा एक ही बात कही है, जो चीज हमारे इस्तेमाल आ सके
और जो हम लोग खरीदते हैं, ये बात हमारे शास्त्र में पढ़ चुके हैं, उपभोक्ता जो खरीदता है वो अंतिम वस्तु होती है। तो हमारे पास अंतिम वस्तु आती है, तो जो कच्चा माल आता है, जो कच्चा पर्सन होता है, उसे संसाधित करा जाता है, उसे एक बहुत रिफाइंड फॉर्म में, एक बहुत बेटर फॉर्म में क्या है हमारे पास से भेजा जाता है। तो उसको रिफाइन करने के लिए भी प्रचुर जल, मतलब बहुत ज्यादा जल की मात्रा चाहिए। तो जल तो है ना भैया, ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, हुगली नदी के पास में है, जब नदी माता के पास में है तो जल की कैसी कमी, बहुत जल है हमारे पास। फिर मैं बापू को याद करूंगा आज के विचारों में। बापू ने कहा है ना कि दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत संसाधन है, पर लालचियों की लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। हमारे पास उद्योग लगाने के लिए जगह है, पर उद्योगों को चलाने के लिए भी हमारे पास सब संसाधन है, पर उसका अति शोषण करने के लिए नहीं। प्रकृति मां है, वो हमें बहुत कुछ देती है, पर जब शोषण करने पर आओगे, जब बिल्कुल उसे खत्म ही करने की कोशिश करोगे, तो फिर प्रकृति क्या है, हमसे बदला लेगी, और वो बदले हम समय समय पर देखते रहते हैं। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध हो जाता है। देखो आप उड़ीसा, बिहार और यूपी, मैं यूपी का तो नहीं कह सकता, मुझे यूपी का इतना आइडिया नहीं, पर उड़ीसा बिहार में सच में बहुत 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 ज्यादा आपको ऐसे गरीबी देखने को मिलेगी, आपको बैकवर्डनेस है ना वो देखने को मिलेगा, बैकवर्डनेस देखने को मिला। मैं एक बार खुद पर्सनली उड़ीसा गया था, रिगार्डिंग कुछ काम था मुझे वहां पे, तो मैं खुद वहां पे गया था। मैं सच में ये चीज देख करके बहुत आश्चर्यचकित था कि नेशनल हाईवे पे, राष्ट्रीय राजमार्गों पे आपको नॉर्मल कोई टी शॉप कुछ भी वहां पे नजर नहीं आएगा। वहां के अधिकतम लोग है ना, आज भी उड़ीसा के लोग साइकिल यूज करते हैं। मैं चिल्का गया था, वहां पे लोग साइकिल यूज करते हैं। एक जो वहां की बहुत बेहतरीन अच्छी चीज मुझे लगी ना, वो ये लगी वहां ग्रीनरी बहुत है, बहुत हरियाली है, बहुत हरियाली है। जहां हम विकसित जगह देखते हैं वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, पर बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे। और वहां की एक और जो बेहतरीन चीज है वो ये है कि आपको वहां पे घरों में और मंदिरों में आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि ये घर है या मंदिर है। सबने अपने घरों को भी ऐसे डेकोरेट कर रखा जैसे कि मंदिर हो, बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बना रखी है, इमेजेस लगा रखी है, ऐसे बहुत वो कल्चर बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा गरीबी है। और जब मैं बस में ट्रेवल कर रहा था तो भी किसी ने मुझे बताया कि मतलब जो 600 रुपए या 700 रुपए हम इस साइड में पश्चिम ये राज्यों की तरफ देते हैं, राजस्थान, गुजरात, अगर मजदूरी के 600-700 रुपए देते हैं ना, वो यहाँ पे मतलब 2 दिन की मजदूरी है। एक दिन का इधर 250-300, बहुत काफी कुछ चीजें बहुत सस्ती है क्योंकि वहां पे गरीबी है। तो सस्ता श्रमिक है ना पास के राज्यों से मिल जाता है, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ से सस्ता श्रमिक आ जाता है। और उत्पादन में एक तो एक बहुत बड़ी मांग होती है कि श्रम होना चाहिए, और श्रम भी कैसा हो, कुशल हो, बहुत अच्छा श्रम हो और सस्ता मिल जाए, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। बहुत गजबी बात हो जाएगी अगर सस्ता श्रमिक मिल जाता है और बेहतरीन काम करने वाला मिल जाता है। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा सेवाएं उपलब्ध कराना, बैंकिंग और बीमा सेवा उपलब्ध कराना। देखिए अब कोलकाता तो एक बहुत बड़ा नगर है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और पहले के समय से ही कोलकाता का बहुत नाम रहा है, ब्रिटिशर्स के समय से ही कोलकाता का काफी नाम रहा है। फिर अब इतना बड़ा उद्योग लग रहा है तो वो भी बहुत बड़ा काम है। ओके, तो अब वहां पे आराम से आपको बैंकिंग की, बीमा की सेवा भी उपलब्ध हो जाती है। तो इससे क्या है, काफी लोग वहां पे सेटल भी हो सकते हैं, और जो उद्योग लगाने वाले हैं तो उनको बैंकिंग की सेवा भी मिल जाती है, उनको पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाता है, और किसी खतरे से बचने के लिए बीमा भी उनका अवेलेबल हो जाता है। ये कुछ कोलकाता की फेमस जगह है, उनकी मैंने सबकी इमेजेस दिखाई है, तो आप ये कोलकाता के बारे में है। जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। अब देखो कोलकाता है तो कोलकाता खुद क्या है, एक तट पे बसा हुआ शहर है, तो जूट के सामान को अगर निर्यात करना हो, कहीं बाहर भेजना हो, तो उसके लिए पतन की सुविधा भी क्या है, जो पोर्ट है वो पोर्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं, पोर्ट भी जो सुविधाएं प्रदान हो, मतलब एक तरीके से हुगली क्या है, फुल फ्लेज है आप लोगों के लिए, पूरा आप किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। जरूरत है, जितनी भी जरूरत है जूट के उत्पादन के लिए, और जूट के उत्पादन से अंतिम वस्तु बनाने तक वो सारी चीजें, यहां तक कि निर्यात करने के लिए भी आपके पास फैसिलिटी पूरी है, बैंकिंग, बीमा, हर प्रकार की फैसिलिटी वहां पे मिल जाएगी। तो बेस्ट जगह क्या है जूट के उत्पादन और उसके अंतिम वस्तु बनाने में, हुगली है। पर देखो अब ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ हर जगह बेहतरीन नहीं है, कुछ चुनौतियां होती है, कुछ चैलेंजेस होती है, और हम पॉलिटी में, राजनीति विज्ञान में पढ़ करके आए हैं, चुनौतियां वही हैं जिन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं, ऐसी समस्याएं जिनका समाधान मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि पटसन उद्योग की क्या चुनौतियां हैं, इस उद्योग की मुख्य चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने चित्र दिखाया है, ये चित्र चुनौतियों को लेकर के दिखाया है कि किस प्रकार से
चाहे जीवन हो, चाहे किसी प्रकार का व्यवसाय हो, चाहे उद्योग हो, हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और बच्चों अभी आपका भी बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स के लिए अंतिम समय पे आप आ चुके हो, ठीक है। आपके सामने भी बहुत सी चुनौतीज होंगी, चैलेंजेस होंगे कि भैया हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो ध्यान रखिएगा, चुनौतियां हैं और चुनौतियां हैं तो ओवरकम कर जाओगे आप। बस मन में एक अटल विश्वास रखो कि हमें बेहतरीन से बेहतरीन और गजब वाला रिजल्ट हम लोगों को बनाना है। तो पहले आइए उस उद्योग की चुनौतियां जान लेते हैं, और आपकी चुनौतियों से तो आपको ही निपटना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। देखो अब कंपटीशन पहला तो कुछ आर्टिफिशियल जो कपड़े होते हैं उनसे कंपटीशन अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भी आर्टिफिशियल कपड़े हैं वो। उसके अलावा बांग्लादेश वही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। फिर ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र। देखो मिस्र क्या है, मिस्र अगर आपने कभी नाम नहीं सुना हो तो इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है। थाईलैंड, ये सभी क्या है, हमारा बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन देखो अगर पॉजिटिव वे में होता रहे, अगर कंपटीशन पॉजिटिव हो तो कोई बुरी बात नहीं। पॉजिटिव ये है कि कोई बेईमानी ना करे, अपने हिसाब से चलता रहे, कोई बेईमानी ना, किसी को गिराने की कोशिश, खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश सदैव होनी चाहिए, पर दूसरे को गिराने की कोशिश ना हो। ये क्या है, ये पॉजिटिव कंपटीशन। और खुद पे काम ना कर करके दूसरों को गिराने की कोशिश करना, ये नेगेटिव कंपटीशन कभी नहीं होना चाहिए। चाहे क्लास में हो, चाहे किसी भी जगह में काम कर रहे हो, कहीं पर भी पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। तो यहां पर भी पॉजिटिव कंपटीशन है। वे थाईलैंड, फिलीपींस, मिस्र, बांग्लादेश, ब्राजील, ये सब करे उत्पादन। तो अब ये कंपटीशन क्या शो करता है कि हमें हमारी क्वालिटी को सुधारना है, हमें हमारी क्वालिटी को सुधारना है। जब हमने वैश्वीकरण वाला चैप्टर पढ़ा तो यही तो बात पढ़ी थी, यही बात तो हम लोगों ने पढ़ी थी कि भैया अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो हमें हमारा बेहतरीन करना, अब हमें सुधारनी है स्थिति हमारी खुद की। उत्पाद में विविधता की कमी है। अब हमारे जो यहाँ पे उत्पाद बन रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसमें कुछ वेराइटीज में कमी है। हम ज्यादा वेराइटीज अवेलेबल नहीं करा पा रहे, जो कि एक थोड़ा सा हमारा डीमेरिट है, हमारे लिए बेकार बात है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। ये बात तो आपको याद ही करनी पड़ेगी बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पूर्ण जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। देखो अब वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, अब क्या है, दुनिया में क्या है, पर्यावरण को लेकर के चिंता हो रही है कि यार पर्यावरण में ऐसा है। हमने पढ़ा नहीं है, एजेंडा 21 होना चाहिए, सतत पोषणीय विकास होना चाहिए, और पर्यावरण को बेहतरीन बनाना है, पर्यावरण हमारी माँ है, प्रकृति है, ये वो बहुत बड़े बड़े ज्ञान हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, 1992 में वो वाली समिट हुई, वो वाला काम हुआ, ये सारी बात है। तो अब लोगों में पर्यावरण के प्रति चिंता बढ़ रही है। तो पर्यावरण के अनुकूल होना, पर्यावरण को सपोर्ट करने वाले लोग, और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ऐसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का सीधा सा मतलब सिर्फ इतना सा आप लोगों को समझना है कि पर्यावरण के लिए खराब ना हो। ठीक है, पर्यावरण के लिए खराब ना हो और वो डिग्रेडेबल हो जाए, वो मतलब वापस मिक्सअप हो जाए, रिसाइकल हो जाए, वापस बन जाए, ऐसे पदार्थ हमें चाहिए। तो उसके लिए फिर से क्या है, जूट उत्पादों की जो मांग है वो बढ़ने लग गई है। अब जानते हैं चीनी उद्योग के बारे में, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। देखो ये जो चीनी, गुड़, खांड सारी, ये जो सब कुछ है, ये कहां से बनता है, ये बनता है किससे भैया, गन्ने से। जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, शुगर केन। क्या कहते हैं, शुगर केन, गन्ने से। किससे बनता है, गन्ने से सारी चीजें बनती है। गन्ने आप लोगों ने देखे भी होंगे, खाए भी होंगे, कृषि वाले चैप्टर में हमने पढ़ भी रखा है। तो भारत का चीनी उत्पादन में तो दूसरा स्थान है, परंतु गुड़ व खांडसारी में इसका प्रथम स्थान है। गुड़ और खांडसारी एक्चुअल में क्या है कि हम देखो, खांडसारी होती क्या है, पहले तो ये बात देखो, ये है, इसे ब्राउन शुगर कहते हैं। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ, इस ब्राउन शुगर को ढूंढने के लिए मेरी बहुत मदद तो फिरोज सर ने करी और बहुत ही मदद शान सर ने करी। बहुत टाइम लगा इसको ढूंढने में। ये गुड़ है, ये मिश्री है। ओके, ये मिश्री है नॉर्मल वाली, इसका यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, पर मैंने सोचा आप लोग देखिएगा। ये ब्राउन शुगर है। ये एक्चुअल में क्या है, जब गन्ने का जो रस आता है, गन्ने का रस निकाला जाता है, उसे गर्म किया जाता है, उसे प्रोसेसिंग किया जाता है, और फिर वो 2-3 दिन तक जम जाता है। मतलब एक्चुअल में ये प्योर चीज है। आप अगर गुड़ देखेंगे, आप खांड से देखेंगे, ये प्योर चीज है। अब एक बात देखिए कि जब कोई चीनी की बात करता है, शुगर की बात करता है,
तो वो ये बात कहता है कि चीनी मत खाया करो, चीनी हमारे लिए शरीर के लिए खराब है। पर गुड़ और खांड शरीर, इसके बहुत शरीर के लिए फायदे हैं। गुड़ के फायदे इतने हैं कि गुड़ खाने से एक तो आपको क्या होता है, जो गले में अगर कोई प्रॉब्लम हो, भाई कफ अफ है, वो भी ठीक रहता है। गुड़ से एनर्जी भी मिलती है। पहले के टाइम में जो लोग बहुत थकान वाला काम करते थे, मजदूरी वाला, वो लोग क्या करते थे, थोड़ा सा गुड़ खाया, दूध पी लिया, फिर सो जाते थे, सारी की सारी थकान उतर जाती थी। तो गुड़ हमारे लिए बहुत क्या है, हेल्दी है। खांड शरीर का भी क्या है, बहुत यूजफुल है। पर अब देखो, तीनों चीजें बनी गन्ने से ही है, एक ही चीज से बनी है, तीनों चीजें बनी गन्ने से ही है। गन्ने से चीनी बनती है, गन्ने से गुड़ बनता है और गन्ने से खांडसारी बनती है। परंतु ये दोनों है ना, ये दोनों ठीक है, शरीर के लिए बेहतर है, परंतु चीनी शरीर के लिए बेहतरीन नहीं है। शरीर इसको कंज्यूम करने से शरीर को ही क्या होता है, नुकसान होता है। तो एक ही चीज से बनी हुई तीन चीजें, परंतु तीनों के गुण अलग अलग है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि 3 भाई 4 भाई बहन भी होते हैं, तो कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो पर उसमें दोष माता पिता का नहीं होता, किसका होता है, खुद का ही होता है। अब यहाँ पे इन दोनों के अपने गुण हैं, इन दोनों के अपने गुण हैं। जो हेड है इनका वो तो गन्ना है, ठीक है ना। तो इसलिए चीनी कम खानी चाहिए। इसलिए घर वाले भी कहते हैं कम खाया करो, ऐसे वो जो बहुत कुछ है इस पर, ठीक है। तो चीनी का उत्पादन में तो हमारा दूसरा है, गुड़ खांडसारी में हम प्रथम है, क्योंकि ये चीजें हम लोग ही यूज करते हैं, बाकी बाहर वाले इन चीजों की वैल्यू नहीं समझ सकते। गुड़ तो यूज करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चीनी मिले, अब चीनी मिले आपको, चीनी की मिले मतलब ऐसे नहीं है ढूंढने जाओगे या चीनी का एक दाना ही मिल गया, चीनी का एक दाना ही मिल गया, ऐसे नहीं। मिले का मतलब है मिल्स, ठीक है। जो मिल्स है चीनी की, वो कहाँ, शुगर मिल्स आपको कहाँ मिलेगी। कुछ चीजें इंग्लिश में बेहतरीन लगती है और कुछ चीजें हिंदी में बहुत बेहतरीन लगती है, परंतु कभी बार कुछ हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आते किसी को, और कभी बार कुछ इंग्लिश के ऐसे शब्द होते हैं जो किसी को नहीं समझ में आते। तो इसलिए दोनों में ही हमें बना रहना है। शुगर मिल जो होती है वो कहाँ मिलेगी, उत्तर प्रदेश में मिलेगी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में। यह बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी। 60% जो मिल है वो कहां पर है, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब इसकी भी कुछ चुनौतियां है। इसकी प्रमुख चुनौतियां क्या है, अल्पकालिक होना, अल्पकालिक है, लंबे समय तक काम इसमें नहीं होता। पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल होना, तो अब जो तकनीकें हैं, जो टेक्नोलॉजी है, वो कैसी है, पुरानी है। टेक्नोलॉजी कैसी है, पुरानी है और असक्षम है, ज्यादा कैपेबल टेक्नोलॉजी अब नहीं है। परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना। अब परिवहन असक्षमता, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, वो बेकार है। तो उससे क्या है, गन्ना एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच पाता, कारखानों पे टाइम पे नहीं पहुंच पाता, और उसमें जो रस है वो भी धीरे धीरे क्या है, सूखता जाता है, और जो सूखता जाएगा तो वो बेकार ही हो जाएगा। खोई, बैगेज का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। खोई क्या है, ये देखो, ये है खोई, जो बिल्कुल जो वेस्ट होता है, वो गन्ने को बिल्कुल रस निकाल करके उसको वो फेंक देते हैं, जो कचरा, वो खोई है। तो उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो ये कचरा बहुत हो जाता है। ये भी एक इसकी प्रमुख चुनौती है। तो आइए अब जानते हैं खनिज आधारित उद्योग। कौन से उद्योग है, खनिज आधारित, ऐसे उद्योग जो खनिज के आधार पर उन्हें स्थापित किया गया है। इससे पहले जो हमने पढ़े वो कौन से थे, कृषि आधारित उद्योग थे, जिनका जो कच्चा माल है वो कहां से मिल रहा है, कृषि से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है, कृषि से मिलता है। तो उनके लिए कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्षेत्र बन जाता है, वहीं से उसका कच्चा माल आता है, और उसी कच्चे माल को क्या है, अंतिम वस्तु में बदला जाता है। तो कच्चा माल जो होता है, जो इनपुट होता है उद्योग के लिए, वो कहां से आ रहा था, कृषि से आ रहा था। जैसे हमने देखा सूती वस्त्र उद्योग देखा, हमने पटसन उद्योग के बारे में देखा, हमने चीनी उद्योग देखा। ये तीनों जो उद्योग थे वो कैसे थे, कृषि आधारित उद्योग थे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है खनिज आधारित उद्योग। मिनरल्स के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, मिनरल्स के ऊपर बेस्ड है। और इससे पहले जो चैप्टर था, कौन सा, 5th, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, उसमें हमने अलग अलग प्रकार के खनिजों के बारे में जाना। खनिज किस प्रकार से निकलते हैं, किस प्रकार से हम उनका इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक हर जगह खनिज है, हमारे शरीर में खनिज है, दंत मंजन जो हम करते हैं उसमें भी खनिज है। तो सारी जगह खनिज ही खनिज, खनिज ही खनिज है। अब उन खनिजों का इस्तेमाल कर करके हम उद्योग स्थापित करते हैं, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट उद्योग होते हैं जो खनिज पर स्थापित होते हैं। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। उद्योग, कौन से उद्योग, जो खनिज को, खनिज इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं, और धातुओं मतलब मेटल्स,
ठीक है। खनिज मतलब मिनरल और धातु मतलब मेटल्स। तो अब क्या है, ऐसे जो उद्योग है जिनमें कच्चा माल कहां से आ रहा हो, खनिज से आ रहा हो, खनिज या धातुओं से हमें कच्चा माल मिल रहा हो और फिर उसे हम अंतिम वस्तु में बदल रहे हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। मतलब नॉर्मल सी सीधी सी बात इतनी सी है, जो उद्योग हम अब लगाने जा रहे हैं, जिन उद्योग के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उन उद्योगों में जो कच्चा माल होगा ना, वो खनिज और धातु होगा। अभी तक जो पढ़ रहे थे जिन उद्योगों में, वहां पर कच्चा माल कहां से आ रहा था, कृषि से आ रहा था। कृषि से कच्चा माल आ रहा था तो कृषि आधारित है, और खनिजों से कच्चा माल आ रहा है तो खनिज आधारित उद्योग वो कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैंने आपको एक कोयले की माइंस की, कोयले की जो खनन की जगह है, वो तस्वीर मैंने आपको यहां पे दिखाई है। अब सबसे पहला कौन सा है, लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ शब्द है ना हिंदी के बहुत बेहतरीन है, कुछ शब्द इंग्लिश के बहुत बेहतरीन है, तो इसलिए हमें दोनों कहीं ना कहीं आने चाहिए। अब इस्पात है ना, इस्पात काफी बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हम नॉर्मल लाइफ में भी है ना, जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो स्टील इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम हिंदी बोलते हैं, उसके बावजूद भी हम क्या बोलते हैं, स्टील। ये रेलिंग किसकी है, स्टील की। ये गेट किसका बना हुआ, स्टील का बना हुआ। ये चीज किसकी बनी हुई, स्टील की बनी हुई है। हम कभी ये नहीं कहते कि इस्पात की बनी हुई है। ठीक है ना, तो लोहा तथा इस्पात उद्योग कौन से, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। अब देखिए, लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत और एक बेसिक उद्योग है। आप है ना खनिज आधारित उद्योगों में जब लोहा तथा इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आप इसे ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं लोहा तथा इस्पात उद्योग को? बाकी जितनी भी आप इंडस्ट्रीज देखेंगे, बाकी जितने भी उद्योग देखेंगे, उन सब में किसकी, मशीनों की जरूरत पड़ती है। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हुए आए हैं शुरुआत से कि एक अच्छी प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, एक अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में ना टेक्नोलॉजी का नाम आते ही कहीं ना कहीं आता मशीन होनी चाहिए, गजब की मशीन होनी चाहिए। तो वो मशीनों में भी कहीं ना कहीं किसका इस्तेमाल होगा, स्टील का होगा, कहीं ना कहीं लोहे का इस्तेमाल होगा। तो लोहा और इस्पात उद्योग जो है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, मतलब आप ये कह सकते हैं बाकी सभी उद्योगों के लिए, उन उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के लिए एक क्या आधारभूत है, एक बेसिक है। हमने देखा था कि कृषि के आधुनिकीकरण में भी उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कृषि के आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन हमें किस चीज को मान रहे हैं, जब बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ रही है। और अभी तो कहा टेक्नोलॉजी से हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि मशीन होनी चाहिए, और मशीन किससे बन रही है, लोहा तथा इस्पात से। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये सबके लिए एक आधारभूत बेसिक उद्योग है, ये होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मशीनरियां इन्हीं उद्योग से बनकर के निकलती है। यहां पे जैसे वो आपने कील देखी होगी, उन कील की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। किसकी जरूरत होती है, इस्पात की। इस्पात मतलब स्टील की आवश्यकता हमें होती है। किन किन कामों के लिए, विविध प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के जो काम होते हैं उनमें हमें जरूरत होती है। इंजीनियरिंग का कोई सामान हो उसमें भी हमें स्टील की जरूरत है। निर्माण सामग्री जैसा मैं उदाहरण घर का देता हूं, तो घर में हम देखते हैं कि खिड़की दरवाजे भी बनते हैं, तो वो भी हम स्टील के बनवा लेते हैं। रेलिंग जो सीढ़ियों पर चढ़ती है, रेलिंग लगवाते हैं, वो स्टील की लगवा लेते हैं, उसमें जरूरत है। रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में बच्चों के खिलौने भी हो सकते हैं, कुछ भी, बहुत कुछ हमारे क्या है, सब में कहीं ना कहीं स्टील की हमें जरूरत होती है। तो अलग अलग प्रकार के सामानों में हमें क्या, स्टील की जरूरत होती है। अब देखो, अगर आप ये सारे भी याद नहीं कर पाओ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप विविध प्रकार के करके 2-3 याद कर लो और फिर उसके बाद आदि लगा दीजिएगा। आदि लगा दोगे ना तो टीचर समझ जाता है, ठीक है भाई बच्चा इतना, इट्स ओके। वो सारे एग्जाम्पल टीचर भी नहीं पढ़ता है, तो आप नॉर्मल सा आदि लगा करके उसे कंप्लीट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए, इस्पात के उत्पादन। भैया इस्पात का उत्पादन कितना हो रहा है, स्टील का उत्पादन कितना हो रहा है। अब ये भी जानेंगे कि स्टील किस प्रकार से निर्मित होगी और किस प्रकार से उसका उत्पादन किया जाएगा। तो इस्पात का जो उत्पादन हो रहा है वो, और खपत मतलब आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो।
एक तरफ तो बोला उत्पादन और दूसरी तरफ बोला खपत। तो उत्पादन और खपत दोनों किस चीज का है? देश के विकास का पैमाना माना जाता है। उत्पादन कर रहे हैं, ये भी बेहतरीन बात है, पर उत्पादन करने के बाद हम उसकी खपत ये दर्शाती है कि हम कितनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम कितनी मशीनरियां बना रहे हैं, हम कितनी चीजें हैं स्टील की बना रहे हैं। मतलब ज्यादा अगर हमारे देश में खपत है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा हम कहीं ना कहीं विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो देश के विकास के पैमाने में इस्पात के उत्पादन तथा उसकी खपत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है। इसके जो भी सामान है वो सारे क्या हैं? भारी ही आपको देखने को मिलेंगे। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, आयरन और कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। देखो अब इस उद्योग में क्या है, जब हम इस्पात बनाते हैं तो लौह अयस्क 4, कोकिंग कोल 2, चूना पत्थर 1, मतलब अनुपात, रेशियो तो आपने पढ़ा ही होगा निखिल सर से, अनुपात पढ़ा हुआ होगा। तो मतलब जितना भी लेंगे ना उसमें 4:2:1 का अनुपात लेंगे। 4 तो क्या लेना है हमें? लौह अयस्क लेना है, आयरन ओर लेना है। उसका 2 क्या लेना है? कोकिंग कोल लेना है। और 1 हमें क्या लेनी है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन लेना है। अब चूना पत्थर के बारे में, लौह अयस्क के बारे में हम लोग खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाले में पढ़ कर आए हैं। इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैग्नीज की कुछ मात्रा भी आवश्यक होती है। तो अब इस्पात कठोर, आप देखो स्टील कितना मजबूत होता है, कितना मजबूत होता है, और उस पर जंग भी नहीं लगती है, ठीक है, खराब भी नहीं होता है वो। तो उसको कठोर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मैग्नीज खनिज की जरूरत होती है। और ये क्या है? ये है कोकिंग कोल। इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। देखो आप कहीं पे भी नोटिस कर लो, परिवहन बार बार में आ रहा है कि परिवहन, सक्षम परिवहन, बेहतरीन परिवहन होना चाहिए, उसकी हमें आवश्यकता होती है। सक्षम परिवहन बहुत जरूरी है। सक्षम का मतलब है बेस्ट, ऐसा परिवहन, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए जो एक्सेसिबल हो, जिसे हम अप्रोच कर सके कि हम भैया हम वहां से वहां तक पहुंच जाएंगे। इन सामानों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए हमें एक अच्छा परिवहन चाहिए। फिर वापस याद दिलाता हूं कि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि व्यापार, संचार और परिवहन, परिवहन, व्यापार और संचार तीनों क्या है? पूरक है एक दूसरे के, पृथक नहीं है। पृथक का मतलब होता है अलग है, ये तीनों अलग अलग है, तीनों के अलग अलग रास्ते नहीं है, ये पूरक है, एक दूसरे पे इनकी जरूरतें हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भैया एक हो जाएगा तो दूसरा नहीं भी काम आएगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तीनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। देखो भैया हमारा संचार होगा तभी तो किसी से बात होगी ना, कि बात होगी हाँ भैया इतना सामान भेजना, इतना नहीं सामान भेजना, और वो सामान भेजोगे कैसे? चलो बात भी हो गई, कैसे भेजोगे? परिवहन के द्वारा ही तो भेजोगे। और ये जो हो रहा है कि भाई तुम सामान भेज रहे हो, ले रहे हो, खरीद रहे हो, ये सब कुछ क्या है? व्यापारी ही तो है। तो आप कहीं पे भी देख लो परिवहन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहेगी ही रहेगी। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरा स्थान पर रहा। कितने का? हमने 956 लाख टन इस्पात का क्या करा है? निर्माण करा है। बोले सर अब ये याद करना है? याद नहीं करना, किसने बोला याद करना? आपको सिर्फ ये बात याद रखना है, कच्चा इस्पात उत्पादक में भारत का तीसरा स्थान रहा है। ये स्पंज लोह का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज आयरन, ये देखिए ये है स्पंज आयरन। अब बहुत सी बार है ना बच्चे ऐसा पूछते हैं सर स्पंज आयरन है तो क्या ऐसे बिल्कुल ऐसे दबा देंगे तो बिल्कुल दब जाएगा, बहुत स्पंजी है सर, क्या सर इस आयरन से हम स्पंज लेते हैं तो गाड़ी वाड़ी भी साफ हो जाती है सर? ऐसा होता है सर? स्पंज है क्या ये? स्पंज आयरन क्या होता है सर? समझ में नहीं आता सर हमें तो स्पंज आयरन एक्चुअल में होता क्या है? देखो स्पंज आयरन है ना बहुत कठोर होता है। सबसे पहली बात तो जैसे इसका नाम है ना वैसा ये है नहीं, बहुत कठोर होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो लौह अयस्क होता है, जो आयरन होर होता है, तो उसको क्या है भट्टी में डाला जाता है, और भट्टी में डालने के बाद क्या है जब हम उसे निकालते हैं तो उसमें से कुछ गैसेस होती है, वो उसमें से आउट करनी पड़ती है। उसको जब आप निकालेंगे उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, जब हम स्पंज आयरन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसका जो शेप है ना जालीदार सा शेप नजर आएगा आपको, जालीदार शेप। अब जालीदार शेप जब आप स्पंज को भी देखोगे ना, रियल स्पंज की मैं आपको बात बता रहा हूं, उससे भी जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो भी उसका शेप ऐसे नजर आता है। तो दोनों के शेप को, शेप के आधार पर कि जब माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो इसका शेप भी स्पंज जैसा लगता है जैसा कि स्पंज होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्पंज आयरन कहा जाता है। यह बहुत 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 कठोर होता है और इसकी भी हमें इस्पात की में जरूरत पड़ती है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए क्या बोला है कि सबसे अधिक उत्पादन करने के बावजूद, तीसरे नंबर पर हम उत्पादन करने के बावजूद, उसके बावजूद प्रति व्यक्ति हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ कितना इस्तेमाल कर रहा है? 63 किलोग्राम।
63 किलोग्राम ही इस्पात का इस्तेमाल कर रहा है, और पूरी दुनिया के अगर प्रति व्यक्ति का आप औसत निकालेंगे तो 208 किलोग्राम इस्तेमाल कर रहा है। यह चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि अब भी हमने पढ़ा है कि उत्पादन और खपत, इस्पात का उत्पादन और खपत क्या है? देश के विकास के पैमाने को दर्शाता है। तो मतलब अगर हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कम खपत कर रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे विकास पे दर्शाता है कि हम थोड़े से अभी विकासशील में ही चल रहे हैं, हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं। भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र है। तो जो बड़े 10 उद्योग है आपको 10 देखने को मिलेंगे, और छोटे इस्पात संयंत्र, संयंत्र मतलब प्लांट्स, मतलब प्लांट है जहां पे इस्पात का निर्माण होगा, बनाया जाएगा इस्पात को। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है? जो सरकार के क्षेत्र हैं, सरकार के जो भी क्षेत्र हैं वो किसके? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही बेचेंगे, खरीदे जाएंगे, सारे काम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको एक सेल का मैंने लोगो है वो भी दिखाया। भारत में छोटा नागपुर के पटारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो ये देख लीजिए, आपको छोटा नागपुर पटार दिख रहा है, यहाँ पे ज्यादा लोहा तथा इस्पात उद्योग है। इनमें लो एशिया की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। हमने चीनी उद्योग के बारे में जाना कि चीनी उद्योग क्यों फेमस है, ठीक है। हम पटसन उद्योग के बारे में जाना कि हुगली नदी पे पटसन उद्योग क्यों है। उसी प्रकार से अब हम इस बात जान रहे हैं कि जो लोहा तथा इस्पात उद्योग है वो उसकी क्या है? लो आयशे की कम लागत, लो आयशे की कम लागत लगती है, कम उसे हमें जरूरत पड़ती है। उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, तो अब यहाँ पे क्या है? उच्च कोटि का जो कच्चा माल है वो भी आपको मिल जाता है। सस्ता श्रमिक मिल जाएगा इन एरिया में। स्थानीय बाजार, बाजार भी बहुत बड़ा है, तो मांग बहुत रहती है। इन्हीं कारण यहाँ पर ये फल फूल रहा है। लो इस्पात पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाया। लो इस्पात पूर्ण संभाव्य मतलब संभावनाएं अब भी और भी हैं, पर अब भी उनका हम पूरा का पूरा विकास नहीं कर पाए। इसलिए इन भैया ने क्या कर दिया? थम्स डाउन कर दिया कि नहीं अभी भी हम पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। इसके निम्न कारण है किसके? कि संभाव्य हम नहीं कर पाए। उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। लागत क्या है? ज्यादा है, और कोकिंग कोयले की उपलब्धता हमारे पास क्या है? कम है। दूसरा, कम श्रमिक उत्पादकता। देखो श्रमिक बहुत हैं पर उत्पादकता कम है, मतलब जो इनके उत्पादन करने की क्षमता है ना, क्या बोला है? उत्पादन की क्षमता है ना वो कम है। कभी भी जब उत्पादकता की बात होती है, श्रमिक उत्पादकता की बात होती है, मतलब उत्पादन की जो क्षमता है ना वो कम है। भाई एक तो आप कोई काम है ना 25-30 साल के नौजवान से कराओ, और वही काम एक 70-80 के बुजुर्ग इंसान से कराओ, कौन ज्यादा काम कर करके देगा? जो नौजवान है, बिकॉज वो भी हेल्थी है, वो फिट है, उसकी क्षमता ज्यादा है। अगर एक नौजवान 10 ड्रेस बना करके आपको एक दिन में दे रहा है, तो हो सकता है बुजुर्ग आपको 3-4 ही बना कर दे। तो उत्पादन की जो क्षमता है ना वहां के श्रमिकों की कम है। ऊर्जा की अनियमित पूर्ति, अब ऊर्जा उनको एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वो पूरी नहीं मिल पाती है। अविकसित अवसंरचना, अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें और बेहतरीन परिवहन व्यवस्था, जो बेसिक आधारभूत संरचना होनी चाहिए वो भी अविकसित है अभी। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं, हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। हम भी देखो उच्च कोटि का हम लोग मंगा रहे हैं इस्पात, हम भी उच्च कोटि का मंगवा रहे हैं, बल्कि इस्पात में हमारा तीसरा स्थान है, पर उच्च कोटि का, अच्छी क्वालिटी का हम लोग मंगा रहे हैं। हाँ, वैसे जो हमारी घरेलू डिमांड्स है ना उसके लिए हमारे पास इस्पात काफी है, पर फिर भी विदेशों में निर्यात करने के लिए और पैसा कमाने के लिए हमें जरूरत होती है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। अब देखो निजी क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उद्यमियों और इंटरेस्ट, जो बिजनेसमैन है, जो उद्योग लगाते हैं, उनमें और इंटरेस्ट बढ़ा, उनके प्रयत्न से फिर उदारीकरण हो गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब क्या है? कोई बाहर की कंपनी आकर के हमारे देश में निवेश करे, उससे क्या है? इस उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों का नियत करने की आवश्यकता है। यह जरूरत है कि हम अनुसंधान विकास जो रिसर्च सेंटर्स हैं वैसे खोलें और उनको कंटिन्यूसली चलाएं, ये एक जरूरी है। ये मैप आपकी एनसीईआरटी का ही है, इसमें मैं कुछ जगह बता देता हूं, जैसे बोकारो है, जमशेदपुर है, ये भोपाल, रूरकेला, जमशेदपुर, ठीक है। ये सभी क्या है? इस्पात, लोह तथा इस्पात उद्योग के जो उद्योग है वहां की मुख्य स्थान है। अब देखते हैं कि इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कैसे, इस्पात बनता कैसे है। आओ, यह भी पूरा का पूरा चार्ट आपके बुक में है, इसको एक बार समझ लेते, मैं आपको समझा देता हूं। इस्पात निर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन। तो सबसे पहले तो क्या होगा? जो कच्चा माल बनाया है ना वो कहां तक पहुंचेगा? कारखानों तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे तो अब इससे पहले की तो प्रक्रिया क्या होगी? वह कच्चा माल होगा, और कच्चा माल कौन से आधार पर? खनिज आधारित है, तो खनिजों से हमारे पास क्या आया होगा? कच्चा माल आया होगा, तो वो कच्चा माल कहां तक पहुंचाया गया? कारखानों तक पहुंचाया। अब कारखाने के बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है झोंकदार भट्टी का।
लो एशक का गलाया जाना। अब जो लो एशक हम लेकर के आए कच्चा माल लो एशक की, तो उसको गलाया जाएगा, झोंकदार भट्टी में डाल दिया जाएगा, जलाया जाएगा और उसे गला दिया जाएगा। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है, और जो चूना पत्थर होता है लाइमस्टोन, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था, हमने क्या बोला, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, लो एशक। लो एशक, कोकिंग कोल और चूना पत्थर 4:2:1, 4:2:1 का अनुपात हम लोगों को रखना होता है। तो इसमें फिर क्या है, चूना पत्थर मिलाया जाएगा, धातु का मेल हटाया जाएगा, जो धातु है इसमें जो मेल है, जो गंदगी है वो हटाई जाएगी। अयशक को गर्म किया जाएगा, लो अयशक जो हमने लिया उसको गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा, तो कोक को हम ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो ये झोंकदार भट्टी का प्रोसेस हो गया। फिर तीसरा प्रोसेस पर आएंगे ढलवा लोहा। तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। और देखिए ढलवा लोहा को क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। जो तरल पदार्थ होता है उसकी बात बता रहा है। फिर उसके बाद इस्पात बनाना। अब इस्पात बनेगा, ढलवा लोहे को पूर्ण गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। अब ढलुए लोहे को क्या वापस गलाया जाएगा, उसको ऑक्सीकरण का प्रोसेस किया जाएगा। अशुद्धता है, जो और भी इंप्योरिटीज रह गई है वो सारी हटा दी जाएंगी। उसमें मैग्नीज मिलाया जाएगा कठोर करने के लिए, निकल, क्रोमियम मिलाया जाएगा, उसे शुद्ध बनाया जाएगा। देखो स्टील बनाया जा रहा है किस प्रकार से, आप देखते जाइए। फिर फाइनली धातु को आकार देना। अब जैसा भी स्टील आपने बना लिया है उसे रोल में, प्रेसिंग में, ढलाई में, गढ़ाई में, जैसा भी आपको उसको शेप देना है आप उसे क्या है, शेप दे सकते हैं। पहले कारखानों तक माल आया, फिर झोंकदार भट्टी में डाला गया, लो एशक को गलाया जाता है, चूना पत्थर उसमें मिलाते हैं, मेल हटाते हैं और कोकिंग कोल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर एक ढलवा लोहा बनता है जो तरल पदार्थ है, फिर वो तरल पदार्थ को वापस गलाया जाता है, ऑक्सीकरण के प्रोसेस से उसे शुद्ध किया जाता है, अशुद्धता हटा दी जाती है, मैग्नीज मिलाया जाता है कठोर बनाने के लिए, निकल, क्रोमियम मिलाकर उसे शुद्ध किया जाता है और फिर फाइनली उसे क्या है, कोई ना कोई शेप दे दिया जाता है। और इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।